गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैकबोर्ड का जो मैथ का सेट नंबर 4 है, मॉडल सेट, उसके बारे में। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, सेट नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। सबसे पहले 135 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए, इसको जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से चलेगा 45 टाइम, फिर इसको 3 से 15 टाइम, फिर इसको 3 से तो 5 टाइम, बस और तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए कहाँ दिख रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक 13 दिया हुआ है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम निकालना है। तो आप लोगों को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 26 इंटू 91। अभी देखिए यहाँ एचसीएफ का वैल्यू भी 13 दिया हुआ है, तो हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 91 बटे कितना 13। 13 से 26 कटेगा 2 टाइम में, 2 से गुना कीजिए 91 को तो 182। देखिए 182 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को बताए थे ना, 96 और 404 दोनों को पहले लिखिए। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले 4 कॉमन लेते हैं। देखिए 4 तो दोनों में दिख रहा है, 4 कॉमन लिए तो 4 से जैसे इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16। चलिए 4 को 101, इसका इतना हो गया। अब देखिए इसमें दोनों में एक भी कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, दोनों में, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको एचसीएफ के लिए क्या करना रहता है, जो बाहर कॉमन आया वही आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए बाहर 4, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। सम आप लोगों का इवन के ऑड के बारे में बताए थे, विषम के बारे में बताए थे। तो विषम जब रहेगा तो लास्ट में हमेशा 1 3 + 5 इस तरह से रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 2³ + 1 तो बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये विषम होगा। और यदि सम रहेगा तो हमेशा लास्ट में 2 रहेगा, 0 रहेगा, 4 रहेगा, मतलब विषम संख्या रह सकता है। तो देखिए 4³ + 1 ये भी नहीं होगा, 4³ + 3 से ये भी नहीं होगा, मतलब 2³ तो 2³ + 0, तो ये आपका सम पूर्णांक के फॉर्म में ये हो सकता है। आगे दिया है द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग क्या है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट होगा, इसमें जो द्विघात समीकरण था वो शायद देने में मतलब मिसप्रिंट हो गया है, छूट गया है, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। शायद इसमें द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ होता, उसके बाद यहाँ से पूछा गया कि इसका शून्यांकों का योग क्या होगा, तो इसमें से ही आपको ऑप्शन चूज़ करना रहता। तो इसके लिए आप लोग को बताए हैं कि अगर ax² + bx + c अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण होता है तो अल्फ़ा + बीटा जो होता है इसी को बोलेंगे द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग, और इसका वैल्यू क्या होता है -b/a के बराबर होता है। तो इससे कंपेयर करके आप इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन खैर नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 तथा 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा द्विघात समीकरण x² -α + बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में होता है। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपका 1 दिया हुआ है। तो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये x² हो जाएगा, -4x हो जाएगा और +1 = 0। तो यहाँ पे देखिए ये किस कहाँ पे दिख रहा है, x² - 4x + 1, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया हुआ है कि इसमें शून्यांक कितना होगा, px जो ग्राफ दिया हुआ है इसका शून्यांक कितना होगा। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि जब भी आपको इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, शून्यांक आपसे पूछा जाए, तो आपसे सिर्फ इतना देखना है कि जो कर्व दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम, तो इसका जो शून्यांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया हुआ है कि समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 = 0 तथा 6x + 9y + 11 = 0 का अब कौन सा हल होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, a1/a2 मतलब 2/a1 का वैल्यू कितना है 2 है, और a2 का वैल्यू 6, फिर b1/b2 तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 आ गया, 3/9 तो 3/9 इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 आ गया, और 4/11 तो 4/11 ये तो कटेगा ही नहीं तो 4/11 आ गया। अब इस तीनों में से देखिए
ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये डज नॉट इक्वल है, मैंने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपका पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है, और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, रेखाएं 2x + 3y = 5 और इनका अद्वितीय हल है या दो हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। तो 2/4 a1/a2, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 आ गया। 3/6, तो 3/6 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2। 5/15 मतलब 1/3। तो ये दोनों तो बराबर है, ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो है, लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसको बताता है? वही पहला वाला, पैरेलल लाइन जब रहेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया है रैखिक समीकरण x = a y = b का ग्राफीय निरूपण है। ग्राफीय निरूपण कैसे होगा? ध्यान से देखिए, x = a और x = b, ये ग्राफ है। इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरह से हम डिनोट किए हैं। यहाँ पे x = a, मान लीजिए कोई x = 1 हम लेते हैं, तो x = 1 क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है जो पैरेलल टू y एक्सिस होता है। तो इस तरह से x = b, तो x = 2 ले लिए, तो वो भी पैरेलल लाइन होगा जो x एक्सिस का y एक्सिस का पैरेलल होगा। तो यहाँ पे x = a और x = b इसी तरह से दो यूनिट अगर लेंगे तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे के समांतर रेखा होगा। ये एक दूसरे का समांतर रेखा होगा। a तथा b दोनों यहाँ पे दिया हुआ है समांतर रेखा। इसके बाद समपाती रेखा। समपाती रेखा तभी हो सकता है जब a = b हो, तभी समपाती रेखा हो सकता है, नहीं तो ये समांतर रेखा होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि 3x + y = 14 और 2x - y = 1, तो y का मान निकालें। तो y का मान निकालना, देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है? दोनों इक्वेशन को देखिए जोड़ दीजिए। जैसे ऐड करेंगे तो 3x + 2x कितना हो गया? 5x हो गया, प्लस y - y कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू 14 + 1 कितना हो गया? 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। x का वैल्यू इजीली 3 आ गया। तो x का वैल्यू हम पहला इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 3 × 3 प्लस y इज इक्वल टू कितना? 14। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 × 3 = 9, 14 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो y का वैल्यू 5, देखिए यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने हल होते हैं? तो यहाँ पे ax + by + c = 0 के कितने हल होते हैं? तो यहाँ पे दो हल होगा, एक x का एक y का। तो यहाँ पे x और y दोनों का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि x + y = 14, x - y = 4 का हल ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए x + y दोनों को जोड़ के 14, इसमें से 2 और 4 को जोड़ के तो 14 नहीं आएगा, 4 और 2 को जोड़ के तो 14 नहीं आएगा, 3 और 3 को जोड़ के 14 नहीं आएगा, 9 और 5 को जोड़ के 14 आ रहा है। सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा को चेक भी नहीं करना है। तो सीधे आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax + b = 0, ax² + bx + c = 0। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ax² + bx + c = 0। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। तो मूल आपका क्या होता है? वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान मतलब d = कितना हो गया? 0। और d = 0 आप रूट का जानते हैं, -b ± √d/2a होता है। ये रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ -b/2a बचेगा। तो -b/2a कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि 16 द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0। यहाँ पे का विविक्तीकरण मतलब d निकालना है। तो विविक्तीकरण मतलब d निकालना, तो d का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना? -6 है, तो 6 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × 9 × c का वैल्यू 1। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 36 - 36 तो इक्वल टू कितना? 0। तो d का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। निम्न में से द्विघात सूत्र कौन है? तो द्विघाती सूत्र कौन है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो खैर कोई नहीं, झारखंड बोर्ड है तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन जैसे रहेगा उस हिसाब से आपको चूज़ करना रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करने। तो k जब मूल समान होता है तो d क्या होना है? 0 होना है। तो d = 0 मतलब b² - 4ac = 0। तो b का वैल्यू k है, तो k² - 4ac, तो 4 × a का वैल्यू 2 है, × c का वैल्यू 3 है,
इज इक्वल टू कितना 0। इसको सॉल्व कीजिए तो के स्क्वायर माइनस 4 टू जाए 8 के 8 4 टू जाए 8 और 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू 24, देन के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू रूट अंडर 24 और इसको जैसे निकालिएगा तो 4 का बाहर आ जाएगा तो 4 का कितना आता है 2√6। तो 2√6 इसका ऑप्शन होगा, फिर ऑप्शन दिया ही नहीं है तो 2√6 जहाँ रहता है उसको चूज़ कीजिएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा बताइए। बार बार यही चीज़ क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर डी 0 हो तो मूल कैसा होगा, बराबर होगा और वास्तविक होगा। तो वास्तविक और बराबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल होंगे तो इसका मूल क्या होगा, तो मूल निकाल लीजिए। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है माइनस 6 है इक्वल टू कितना 0। इसको आपको एडजस्ट करना है ताकि आपको -6 मल्टीप्लाई करके आए। तो देखिए -3 और +2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, -3 को और +2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6 आएगा, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे -x भी आएगा। ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रूट इसका अपोजिट साइन, -3 का अपोजिट साइन +3 और +2 का अपोजिट साइन -2, तो एक 3 होगा और दूसरा -2 होगा। तो देखिए 3 और -2 कहाँ दिख रहा है, 3 और -2 आपको दिख रहा है, 3 और -2, 3 और -2 देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन आपका चूज़ कीजिएगा सही से, ऑप्शन आपका देखिए इसी को होना चाहिए था, 3 और -2 होगा इसका आंसर। ऑप्शन में आपको माइनस नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको जो सही रहेगा वही मारिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, गलत नहीं इसीलिए आपका इस तरह का दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है AP 2, 6, 10, 14 का सार्वअंतर क्या है। तो सार्वअंतर निकालना, तो सार्वअंतर मतलब होता है किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का बीच के डिफरेंस, जैसे कि 6 से हम 2 को घटा देंगे तो 4 आएगा, तो 4 इसका आपका सार्वअंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो an इक्वल टू आपको दिया हुआ है 78 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 प्लस n का वैल्यू हमको निकालना है 10-1 इंटू डी का वैल्यू देखिए निकालिए, 3 है फिर 8 है तो 8 में 3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 आएगा इज इक्वल टू 70 कितना 8, 78 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, 75 को 5 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 15। तो n-1 इक्वल टू 15, देन n इक्वल टू कितना 16। तो 16 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो देखिए 10 के बाद और 250 से पहले, तो 10 के बाद 4 का गुणज कितना आता है 12 आता है, फिर 16 आता है। इस तरह से 250 से कम, 250 से कम देखिए 248 आएगा, 248, ये देखिए 4 से डिविजिबल है। तो इसके बीच ये जो है कितने गुना जाते हैं, ये an का वैल्यू दिया हुआ है, ये a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही इससे पहले वाला सवाल हम सॉल्व किए कि 248 an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248, वहाँ से a का वैल्यू d का वैल्यू पता है तो n का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सिमिलर सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके यहाँ पे बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम पद a और अंतिम पद d वाले AP के n पदों का योग क्या होगा। यहाँ पे d होगा, अंतिम पद l के n पदों का योग क्या होता है। तो इसका योग क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो n/2 a प्लस l, देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन, क्या इसमें जो दिया हुआ है किसी भी फॉर्म में ही नहीं है। तो इस जो मॉडल सेट 4 है इसमें दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें त्रुटियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना जो बेस है उसको मजबूत बना के रखिए, इससे कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, इस तरह का मॉडल सेट आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा, इस तरह का सवाल ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, इससे आप लोगों को क्या होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 25 कि ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। देख रहे हैं ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, यहाँ त्रिभुज दिया ही नहीं है PQR, इस तरह से ABC, ये ABC है, ये PQR, इस तरह से त्रिभुज दोनों होना चाहिए था, नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए सर्वांग समय या जो भी है वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन एरर है, और ये ऑप्शन में भी यहाँ पे सर्वांग समय या फिर समरूप दोनों में से किसी का भी सिंबल नहीं दिया हुआ है। निम्न में से कौन से आकृति
समरूप नहीं है। वृत्त, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, इसमें से समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो आपका समरूप नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये समरूप नहीं होता, बाकी जितना भी है सारा समरूप फिगर है। वर्ग समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, और ये आपका वृत्त भी होता है। देखिए मैं यदि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी है यहाँ पे, तो ए डी इक्वल टू 3 cm तो बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान ज्ञात करें। इसमें भी फिगर आपका छूटा हुआ है, फिगर कुछ इस तरह से देना चाहिए था। इसमें डी बी सी ए बी सी टी ई इस तरह का फिगर होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ कुछ आपको डाटा दिया हुआ है और आगे का आपको निकालने के लिए कहा गया है। जैसे ए डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 दिया हुआ है। बी डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5, तो ये 1.5 दिया हुआ है। बी सी इज इक्वल टू दिया 1 सेंटीमीटर, बी सी ई सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए ई आपको निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि उसका जो रेशियो होता है साइड का वो इक्वल होता है, मतलब 3/1.5 इज इक्वल टू जो निकालना है ए ई बटे कितना, इसका दिया हुआ 1, तो 1। अब यहाँ से ए ई निकालिएगा तो ये देखिए 2 टाइम में कटता है, तो ए ई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सी में, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर हो तथा ए बी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना हो तो क्यू का मान ज्ञात करें। ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, तो क्यू का मान ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ होगा, समरूप होगा या सर्वांग सम होगा, कुछ भी होगा। और ये सारा में एंगल लगना चाहिए था, ये एंगल होना चाहिए था। तो ये एंगल क्यू का मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी और पी आर क्यू, देखिए सी के बराबर क्यू होना चाहिए, तो सी कितना है 80, तो क्यू का भी वैल्यू कितना होगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात है। पहले आप देखिए ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, ये बी डी ई है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो दोनों समरूप होगा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या होगा 60-60-60 होगा, तो दोनों समरूप हो जाएगा और साइड इक्वल रेशियो में होगा। तो यहाँ पे दोनों समबाहु है तो समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल जो होगा उसका भुजा का स्क्वायर के रेशियो में होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ डी भुजा बी सी का आपका क्या है, मध्य बिंदु है। बी सी ये ए, ये बी और ये सी, तो ये डी है, ठीक है। डी भुजा इसका मध्य बिंदु, मतलब यहाँ पे डी ई बी डी ई जो बनाया गया है, बी डी ई इस तरह से बनाया गया है, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जब है मतलब ये भुजा और ये भुजा आपका बराबर होगा, मतलब इसका ये बी डी आधा होगा, तो आधा होगा मतलब इसका जो रेशियो होगा 1:4 के रेशियो में होगा। तो देखिए किसका किसका रेशियो है, ए बी सी और बी डी ई, तो ए बी सी 4 होगा और बी डी ई 1 होगा, तो 4:1 के रेशियो में होगा, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी एक दीवार पर ठिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचने में दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी। 10 मीटर लंबी एक सीधी दीवार, तो एक दीवार इस तरह से है, उसमें क्या कहा जाता है कि 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की, तो 10 मीटर लंबी है, उसमें से 8 मीटर यहाँ पे ऊंचाई पर खिड़की है, पहुँचती है दीवार के आधार से। तो ये जो सीढ़ी लगा रहा है तो ये आधार से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है। आधार के सीढ़ी के नीचे सूर्य तक क्या आपका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और यहाँ सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें भी आपका गलती है, यहाँ पे सारा मीटर में ही होना चाहिए था, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, उतना भी कम नहीं होगा। अब यहाँ पे दीवार के ठिकाने पर भूमि से 8 मीटर की दूरी पर खिड़की पहुँचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सिरे की दूरी क्या होगी। तो नीचे सिरे की दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो इसके लिए तो ये एंगल आपको जरूरी है, तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है इनकरेक्ट है, इसमें भी कहीं एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए सी इक्वल टू बी सी है, यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac² हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी है, पहले फिगर एक बना लीजिए, ए बी सी, ए सी ए बी सी। अब ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी सी, ये दोनों बराबर हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac² है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए बी स्क्वायर, देखिए ये ए बी स्क्वायर है, ये इसका और स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों का बराबर स्क्वायर के जोड़ आपका 2ac² होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है।
तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज में भी हो सकता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो ये तब हो सकता है जब समकोण त्रिभुज हो, मतलब ये 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए समकोण हो, बी समकोण हो, सी समकोण हो, इनमें से कोई नहीं। तो पहले फिगर को और एक बार देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से होगा ए बी सी, तो ये 90 डिग्री मतलब सी समकोण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो वृत्त है जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे स्पर्श रेखा ड्रॉ किए हैं, तो ये जो टचिंग पॉइंट है इस पॉइंट को स्पर्श बिंदु बोला जाता है। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पे ऑप्शन बी। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या। तो आप लोगों को कल भी इस तरह का सवाल बताए थे कि ये मान लीजिए दो समांतर रेखा ये डायमीटर के एंड पॉइंट से होता है। अब ये 10 सेंटीमीटर मतलब ये डायमीटर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में पी टी तथा टी क्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार के पी ओ क्यू इक्वल टू 80। तो ये 110, देखिए 110 का ऑप्शन 80 है तो 100, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। स्पर्श बिंदु पर खींची गई इस त्रिज्या पर उस पर डैश होती है। तो स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पर होती है वो क्या होता है, लंबवत होता है। तो लंबवत कहाँ पे है, लंब, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 36 दिया है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है निम्नलिखित है। तो आर त्रिज्या वाले देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा माथा खराब। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु की बीच की दूरी उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का ये सेंटर है और यहाँ से वृत्त के किसी बिंदु को मिला दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को ना त्रिज्या बोलते हैं, तो इसको त्रिज्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है वह सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो 5 मिनट मतलब 5 मिनट, सबसे पहले बताइए कि 60 मिनट में वो कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री एंगल क्रिएट करता है घड़ी का मिनट का सुई। तो 1 मिनट में कितना करेगा 360/60 मतलब 6 डिग्री। तो यहाँ पे 5 मिनट में कितना करेगा 30 डिग्री, मतलब आपको यही एंगल तो निकालना था 30 डिग्री। तो इसका एरिया निकालना है, तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू 14। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कटेगा 3 से 0 से 0, 3 से 12 टाइम में। अब देखिए ये 7 से कटेगा कितना टाइम में, 2 टाइम में, 2 से ये 6 टाइम में कटेगा, फिर ये 7 और ये 3, इसको गुना कर लीजिए, 7 7 जा 7, यहाँ तो सिर्फ 7 बचा हुआ है, तो 7 2 जा 14, 154/3। तो 154/3 देखिए कहीं दिख रहा है 154/3, देखिए ये सब में आंसर ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका 154/3 जहाँ ऑप्शन रहेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए केंद्रीय कोण दिया ही नहीं है, तो केंद्रीय कोण थीटा मान लीजिए, इसका ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है θ/360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, यही इसका फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि किसी 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आपका केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो वही चीज़ है 60/360 θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 21 × 21। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा 6 टाइम में। अब 3 से ये 7 से 3 टाइम में कटेगा, 3 से ये 2 टाइम में कटेगा, 2 से ये 11 टाइम में कटेगा। तो 11 × 21 तो 21 और 21 आपका हो जाएगा 231। तो 231 कहाँ दिख रहा है, देखिए 231 ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का जो मॉडल सेट था उसका 40 का 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। अब आगे का जो एक सेट बचा हुआ है आपका सेट 5, उसका भी सॉल्यूशन हम कल प्रोवाइड कर देंगे। और आगे अगर इसी तरह का वीडियो किसी भी एकेडमिक कोर्सेज रिलेटेड आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ के रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।